Hello friends. So I am back as per the promise. Sunday session. Doubt, difficulties and interactive session. Yes, I am very happy to share with you कि मुझे अलग अलग तरीकों से जीमेल पे, व्हाट्सएप पे और जो टेलीफोन कॉल्स के थ्रू बच्चों ने कुछ कॉमन डाउट्स बताए हैं और उन डाउट्स को मैंने आपके लिए पहले से ही यहाँ पर लिस्ट करके रखा है। एक तो बच्चों ने पूछा है कि सर हाउ विल यू ट्रीट लेगेसी एंड हाउ शुड इट बी ट्रीटेड इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल डोनेशन। तो देखिए, सबसे पहली बात है लेगेसी क्या होती है। लेगेसी का अपन मतलब समझे। लेगेसी इज ए काइंड ऑफ डोनेशन, राइट, रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू विल, राइट, ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, यानी WILL विल, यानी जिसको बेटा हम लोग वसीयत बोलते हैं। वसीयत वर्ड आपने सुना होगा आमतौर पर अपने समाज में, हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में वसीयत बनाने का एक सिस्टम है कि मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी किस किस को किस तरह से मिलेगी। तो अगर किसी पर्सन ने कोई वसीयत बनाई है और वसीयत में, विल में लिखा है कि मेरी प्रॉपर्टी का इतना पोर्शन सो एंड सो NPO को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया जाए, तो वो कहलाएगी लेगेसी, राइट। सो लेगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, राइट, यानी अब जो नहीं रहे, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी जब उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत खोली गई तो उसमें जो हमारे लिए, हमारी NPO के लिए फंड वो छोड़ के गए। अब होता क्या है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि क्या उसके साथ उन्होंने कोई पर्पस भी लगाया है, तो ये अपने लिए जानना जरूरी है। अगर मान लीजिए उस लेगेसी के साथ कोई ऑब्जेक्टिव जुड़ा हुआ है, लेगेसी विद पर्पस, विदाउट पर्पस। अगर लेगेसी विदाउट पर्पस है, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए सामने वाले ने कह दिया कि इस लेगेसी के पैसों से आप एक अच्छा सा स्कूल स्टेब्लिश कीजिएगा, वहाँ पर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दीजिएगा। तो अब ये लेगेसी का पैसा हमारे पास जो आया है, इसके साथ एक जिम्मेदारी भी हमारे शोल्डर पर आई है कि हमें उस पैसे का इस्तेमाल एक स्कूल खोलने में ही करना है। तो वो हो गई विद पर्पस। लेकिन अगर उसके साथ सामने वाले ने कोई पर्पस नहीं बताया तो वो लेगेसी कहलाएगी विदाउट पर्पस। तो ये है विदाउट पर्पस। विदाउट पर्पस लेगेसी को आपको बिल्कुल जनरल डोनेशंस की तरह ट्रीट करना है प्यारे बच्चों, और इसे आप कुछ ना करें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर दें, आप अपना रूटीन रेवेन्यू जैसा इसको मान लें। और अगर लेगेसी विद पर्पस है तो फिर बेटा आपको पता है स्पेसिफिक डोनेशंस की तरह इसका ट्रीटमेंट होगा और इसे हम अपना रूटीन रेवेन्यू नहीं मान सकते, फिर हम इसे अपनी लायबिलिटी दिखाएंगे और ये हमारी बैलेंस शीट में अपीयर करेगी। जब तक कि हम उस पर्पस के लिए इसका उपयोग नहीं कर लेते जिस पर्पस के लिए ये हमें मिला है, तब तक हम इसको लायबिलिटी में रखेंगे। और फिर जिस दिन इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो डोनर को भी, जो भी उसका रिलेटिव है, उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि पैसा इस्तेमाल में आ गया, अकाउंटिंग की जो एविडेंसेस है वो भेज देंगे, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। तो लेगेसी विद एंड विदाउट पर्पस, राइट। तो ये ध्यान रहे, लेगेसी के बारे में कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा या ये बैलेंस शीट में आएगा। अगर वो विदाउट पर्पस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, और अगर विद पर्पस है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा। अब ये हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन ही ना हो कि वो विदाउट पर्पस है या विद पर्पस है। आपका क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन है, एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन में, खाली लिख दिया लेगेसी, तो बेटा डिफॉल्ट में आप उसको अपनी इनकम मान सकते हो, लेगेसी विदाउट पर्पस, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देना। मगर अपने सोल्यूशन के नीचे एक फुटनोट जरूर लिख देना, इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन आई हैव कंसीडर्ड लेगेसी अ जनरल डोनेशन विदाउट पर्पस, राइट।
तो आई होप इससे ज़्यादा आपको लेगेसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब जो खास बात मुझसे डाउट पूछा गया है कि सर डोनेशंस का ट्रीटमेंट बताइए, बहुत कन्फ्यूजन है। तो बेटा बिल्कुल कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, थोड़ी सी थ्योरी आप भी पढ़ने की आदत डालें। देखिए जो डोनेशन दो तरह का होता है, एक जनरल डोनेशन। अब जो जनरल डोनेशन है उसको तो हम बेटा ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, क्योंकि ये हमारा एक रेवेन्यू रिसीट है और इसको रेवेन्यू रिसीट मानते हुए हम क्या करेंगे, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट लिख के ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास स्पेशल डोनेशन आया है, स्पेसिफिक डोनेशन, राइट, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर परचेजिंग एन एम्बुलेंस फॉर एनी हॉस्पिटल, और डोनेशन फॉर XYZ एक्टिविटी। अगर किसी ने, डोनर ने पैसा देते समय आपको साथ में ये भी कह दिया कि इस पैसे का इस्तेमाल यहाँ करना है, तो वो रेस्ट्रिक्टेड फंड की गिनती में आता है। और चूंकि NPO फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं, तो जितना भी इस टाइप का कोई फंड मिलता है जो रेस्ट्रिक्टेड नेचर का होता है, तो उसका एक अकाउंट वो अलग ही मेंटेन करते हैं और उसी अकाउंट में उसकी सारी जो भी डिटेल्स हैं वो नोट की जाती हैं। और स्पेसिफिक फंड बाय डिफॉल्ट आपका लायबिलिटी होगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा, इसका कोई भी हिस्सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। लेकिन अगर उस डोनेशन में आपको यूज करते समय नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो उस लॉस को कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करते हैं, उस पर मैं आता हूं। लेकिन अभी देखिए स्पेसिफिक डोनेशंस की जब बात आएगी, तो मैं अपने जो तरीका है बताने का, समझाने का, वो बता रहा हूं। आप अपने हिसाब से भी बुक्स में रेफर कीजिएगा, अपने भी एजुकेटर्स से बात कीजिएगा, अपने टीचर से। मेरा तरीका ये है कि मैं बच्चों को बोलता हूँ स्पेसिफिक डोनेशंस बेटा, उसमें भी दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है फॉर एक्टिविटीज, है ना, कंज्यूमेबल एक्टिविटीज। ये कंज्यूमेबल होते हैं, या इनको कंज्यूमेबल से ज़्यादा आप अच्छे से बोलें तो नॉन ड्यूरेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। अब किसी ने हमको डोनेशन दिया और कहा कि आप कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी या कोई टूर्नामेंट कंडक्ट करवाइए और उस टूर्नामेंट का सारा खर्चा इस डोनेशन से पूरा कीजिए। जैसे हमारा स्पोर्ट्स क्लब है, मान लीजिए, जैसा कि आप जानते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, मेडिकल, सोशल वेलफेयर, इन एरियाज़ में काम करते हैं। तो हमारे स्पोर्ट्स क्लब को डोनेशन मिला कि ये लीजिए 5 लाख रुपए, और इससे आप छोटा सा एक कोई टेबल टेनिस का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराइए, आसपास के बच्चों को इनवाइट कीजिए और उसमें कंपटीशन करा के जो भी विनर होता है उनको प्राइज़ दीजिए, और जो भी खर्चा पूरे टूर्नामेंट का आता है इसमें से लीजिए। अब मेरा कहने का मतलब है कि टूर्नामेंट एक एक्टिविटी है, टूर्नामेंट करवाऊंगा जब मैं, तो जो मैं पैसा खर्च करूंगा उसकी कोई लॉन्ग लाइफ नहीं है। टूर्नामेंट हुआ, पैसा खर्च हो गया, खेल खत्म, खाया पिया, 4 आना, ग्लास तोड़ा 12 आना। मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास डोनेशन आया, आपने उसे खर्च कर दिया, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचा। सो देयर इज नो फ्यूचर बेनिफिट ऑफ सच डोनेशंस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंज्यूमेबल और नॉन ड्यूरेबल डोनेशंस। इनको जब हम खर्च करते हैं तो उसके बाद रिटर्न में हमारे पास कोई एसेट बिल्डअप नहीं होता। जबकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई डोनेशन फिक्स्ड एसेट्स के लिए आया है, राइट बेटा, अगर फिक्स्ड एसेट के लिए, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब देखो डोनेशन फॉर बिल्डिंग आया, मतलब आपको इस पैसे से बिल्डिंग बनवानी है, तो जब आप इस पैसे को यूज करके बिल्डिंग बना लेंगे, समझ रहे हो बात को, अगर इस डोनेशन का इस्तेमाल करके आप बिल्डिंग बना लेंगे तो फिर क्या होगा, वो बिल्डिंग आपके लिए लॉन्ग टर्म एसेट बन जाएगी, उसकी फ्यूचर रियलाइजेबल वैल्यू होगी, तो वो ड्यूरेबल एसेट की गिनती में आएगा। और आपको बिल्डिंग का फायदा खाली जिस साल आप बनवा रहे हैं उस साल नहीं, अगले साल, अगले के अगले साल, बहुत सालों तक, मेनी ईयर्स टू कम
यू विल एंजॉय द बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग। तो जब इस टाइप के डोनेशंस का इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स, ड्यूरेबल एसेट्स बढ़ जाते हैं। अब आप पूछोगे कि सर इसका क्या मतलब है और ये क्यों बता रहे हो, इसका क्या मीनिंग क्या है? तो देखिए, जब आप इन दोनों को अपने फाइनल अकाउंट्स में, एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो दोनों में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं केवल बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक डोनेशंस की, और स्पेसिफिक डोनेशंस में एक्टिविटी वाला डोनेशन और फिक्स्ड एसेट वाला डोनेशन, दोनों की बात कर रहा हूँ। आप क्या करें, दो मेथड है इसमें, एक तो फॉर्मूला मेथड चलता है और एक चलता है अकाउंट मेथड। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जो डोनेशन आपको एक्टिविटीज के लिए मिला, फॉर एक्टिविटीज, है ना, आप उसको कैसे दिखाएंगे? आप क्या करें, अपनी बैलेंस शीट में, चूंकि इसका प्रेजेंटेशन लायबिलिटी साइड पर होगा, तो अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आप उसको कुछ इस तरह से दिखाएं, डोनेशन फॉर एक्टिविटीज। कहां प्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम? बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपने बना ही लिया होगा। अब आपको यहां पर क्या लिखना है, जैसे आपको मान लीजिए डोनेशन मिला फॉर टूर्नामेंट, तो आप लिखिए टूर्नामेंट फंड अकाउंट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन मिलेगा उसके नाम का हम फंड स्टेब्लिश कर देंगे, और उस फंड में सारी उसकी रिलेटेड इनकम्स क्रेडिट होंगी और उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस वहीं से डेबिट होंगे। तो हमें क्या करना है, टूर्नामेंट फंड अकाउंट खोलना है, यहाँ पर लिखना है उसका ओपनिंग बैलेंस। क्या हमारे पास पहले से कुछ उसमें है? जैसे मान लीजिए मेरे पास टूर्नामेंट फंड में पहले से 50,000 का बैलेंस रखा है, जो मेरी लायबिलिटी है, डोनर ने दिए हैं पैसे और कहा है इससे टूर्नामेंट कराना है, प्लस मुझे इसमें न्यू डोनेशन कितना मिला, करंट ईयर में मुझे मान लीजिए 1,00,000 रुपए का डोनेशन और आया। आप देखो, आप मेरे पास 1,50,000 हो गए टूर्नामेंट फंड में। अब इस टूर्नामेंट फंड को मान लीजिए मैंने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, तो आपको एसेट साइड पर दिखेगा टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, राइट। सपोज ये पूरा 1,50,000 मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्ट करने का मतलब है कि जब तक आपको उस पैसे का काम नहीं है, आप वो पैसा अपनी पॉकेट में लेके घूमने से अच्छा किसी बैंक अकाउंट में रख दें, फिक्स डिपॉजिट कर दें, या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है जो सेफ और सिक्योर्ड होती है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर दें, तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होता रहेगा, है ना। जैसे आपको मान लीजिए डोनेशन मिला जुलाई में, डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट इन द मंथ ऑफ जुलाई, और हमको टूर्नामेंट कराने दिसंबर में। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5-6 महीने तक उस पैसे को पैसे की तरह रखना, लिक्विड एसेट रखना, तो कोई समझदारी की बात नहीं है। तो हम उतने टाइम के लिए उस पैसे को कहीं बैंक में जमा कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। वहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा, चूँकि वो टूर्नामेंट फंड का इन्वेस्टमेंट है और टूर्नामेंट फंड स्पेसिफिक है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक है, तो उससे आने वाला इंटरेस्ट भी स्पेसिफिक होगा और वो इंटरेस्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा। मान लीजिए हमें 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट के मिले, तो 10% या जितना भी उसका रेट ऑफ रिटर्न है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट यहाँ ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों, इंटरेस्ट कौन सा यहाँ ऐड करते हैं? तो चूंकि हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट और अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो हमें ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट का कैश मिला सिर्फ वो यहाँ नहीं ऐड करना है, उस अकाउंटिंग पीरियड में कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, टोटल इंटरेस्ट अक्रूड, वो पूरा यहाँ ऐड होगा, राइट। हो सकता है कुछ आउटस्टैंडिंग वो मिलना बाकी हो, है ना। तो जितना टोटल इंटरेस्ट है उस अकाउंटिंग पीरियड का वो आपको यहाँ डालना होगा, और इसका जो सम है, देखो आपके पास 1,60,000 इकट्ठे हो गए, इसमें से जो भी एक्सपेंसेस आपके हुए हैं टूर्नामेंट पर, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट,
टूर्नामेंट कंडक्ट कराना आसान काम नहीं है, आपको रेफरीज लाने पड़ते हैं, एम्पायर लाने पड़ते हैं, रिसोर्सेज लाने पड़ते हैं, जगह की ज़रूरत पड़ती है, कमेंट्री कराना है, लाइटिंग है, रिफ्रेशमेंट है, लॉजिंग बोर्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें, उसके प्राइजेज हैं। तो आपके पास टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी टोटल खर्च हुआ है वो खर्च आप इसमें से माइनस करेंगे। मान लीजिए आपका टूर्नामेंट कराने में खर्च हो गया 80,000। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी 80,000 का एग्जाम्पल लिया है, तो मेरे पास 160 थे, उसमें से 80 खर्च हो गए, 80 का बैलेंस मेरे पास बचा है। तो जो बचा है उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस मैं संभाल के रखूँगा फ्यूचर में होने वाले टूर्नामेंट्स के लिए। तो ये टूर्नामेंट फंड अकाउंट हो गया, सारा इनफ्लो इसमें डेबिट होगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस न्यू डोनेशन प्लस एनी इनकम थ्रू टूर्नामेंट माइनस द एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस हमारी लायबिलिटी बन के यहाँ पड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने की ये है कि मेरे पास 1,60,000 यानी 1,60,000 का बैलेंस नज़र आ रहा होगा आपको, ये 1 2 3 ऐड करके। मान लीजिए इसके सामने मेरा खर्चा 1,70,000 हो जाता बेटा, है ना। आप ध्यान दो इस चीज़ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो अपनी कॉपी में। अगर मेरा खर्चा 1,70,000 हो जाता तो क्या मैं 1,60,000 में से 1,70,000 खर्च कर पाता? आंसर है नहीं। तो मुझे 10,000 का घाटा हो गया। मेरी जितनी बजट मेरे पास जो था उससे ज़्यादा मेरे एक्सपेंसेस हो गए। एक्सपेंसेस आर मोर देन द टोटल फंड अवेलेबल इन टूर्नामेंट फंड अकाउंट। तो अगर मैंने ज़्यादा खर्च कर दिया तो जितना एक्स्ट्रा खर्च हुआ है वो मेरा लॉस है, वो मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना पड़ेगा। तो मेरा खर्च हुआ 1,70,000 का। अब मैं इसको ध्यान से देखूं तो ऐसा हो रहा है 160 कैपेबिलिटी थी, मेरा बजट 160 का था, 10,000 मेरा लॉस हो गया। तो ये जो लॉस है, ये डेफिसिट है, ये मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाके रखूंगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 160 सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसके बाद इसका क्लोजिंग बैलेंस नील हो जाएगा, और ये 10,000 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखूंगा टू डेफिसिट ऑन कंडक्ट ऑफ टूर्नामेंट या अमाउंट स्पेंट इन एक्सेस ऑन टूर्नामेंट। जितना भी नुकसान हो गया ये वहाँ चला जाएगा। बात रही टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स की, तो अगर आपने इन्हें बेच दिया हो तो इसका माइनस होके कैश में ऐड हो जाएगा, या नहीं बेचा तो इन्वेस्टमेंट पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने उसके फंड को यूज़ कर लिया है, इन्वेस्टमेंट रखा रह सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए। रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर देना चाहिए। लिक्विडेट करेंगे तो ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और उस कैश से आप ये वाला काम कर लेंगे। तो जब भी कोई कंज्यूमेबल या नॉन ड्यूरेबल डोनेशन आता है तो उसको इस तरह से हैंडल किया जाता है। अब अगर यही डोनेशन स्पेसिफिक ना होके किसी फिक्स्ड एसेट के लिए होता, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या डोनेशन फॉर स्टेडियम पेवेलियन कंस्ट्रक्शन। अगली क्लास में बेटा मैं आपको आपकी जो एक पॉपुलर कॉमन बुक है टी एस गरेवाल और डॉक्टर एस सी शर्मा की जो बुक है उसमें से कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपके डाउट्स और क्लियर हो जाए। अब बैलेंस शीट हम किसके लिए देख रहे हैं? अब देख रहे हैं हम स्पेसिफिक डोनेशन फॉर एसेट्स। यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा आप, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा यहां पर। डोनेशंस फॉर फिक्स्ड एसेट्स, जो हम करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम किस तरह से इससे डील करेंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको बना के दिया हुआ रहता है, तो कैश में होने वाले चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, बाकी की चीज़ें आपको यहाँ ध्यान देनी। मैं लिखूंगा बिल्डिंग फंड अकाउंट, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, तो मैं लिख दूंगा बिल्डिंग फंड अकाउंट। अब इस बिल्डिंग फंड अकाउंट में जैसे मैंने टूर्नामेंट फंड के लिए किया बिल्कुल वैसे ही करूंगा। मैं देखूंगा ओपनिंग बैलेंस कितना है। मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए का डोनेशन बिल्डिंग के नाम से पहले से है और उसको मैंने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट
वो आपको यहाँ एसेट में लिखना है। जरूरी नहीं हो कि इन्वेस्टमेंट है, अगर हो तो लिखिए, नहीं हो तो मत लिखिए। लेकिन अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो आपका एसेट है, फंड है आपके पास तो वो लायबिलिटी है। डबल एंट्री सिस्टम। अब आपको नया कोई डोनेशन और मिला, न्यू डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग 3 लाख, तो आप उसमें ऐड कर दीजिए। अब आपके पास 5 लाख पहले से थे, 3 लाख और हो गए, आपके पास 8 लाख का फंड हो गया। इन्वेस्टमेंट किया हुआ, इन्वेस्टमेंट पे आपको जो इंटरेस्ट की कमाई हुई है, राइट, सपोज आपको इंटरेस्ट 50,000 मिल गया, तो 50,000 जो इंटरेस्ट की कमाई है वो भी स्पेसिफिक है। अगर कोई फंड स्पेसिफिक है तो उसका रिलेटेड एक्सपेंस और उससे रिलेटेड इनकम सभी स्पेसिफिक माने जाएंगे, रेस्ट्रिक्टेड माने जाएंगे और सबको बैलेंस शीट में ही पुटअप किया जाएगा। तो इंटरेस्ट मिला, मैंने इसी में ऐड कर दिया। आप देखो मेरे पास 8.5 लाख रुपए का फंड बिल्डिंग फंड अकाउंट में इकट्ठा हो गया, यानी इतने रुपए तक की बिल्डिंग बनवाने की मेरे पास अब कैपेबिलिटी है। इससे ज़्यादा भी बनवा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बिल्डिंग इससे ज़्यादा की बनवाऊंगा तो 8.5 लाख यहाँ से खर्च होंगे, ऊपर का पैसा मेरे अपने जनरल फंड में से जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। बिल्डिंग अगर आप ज़्यादा की बनवाओगे तो नुकसान नहीं होगा क्योंकि बिल्डिंग एसेट है, लेकिन टूर्नामेंट पे आप ज़्यादा खर्चा करोगे तो वो आपका नुकसान होगा, वो आपका लॉस है, डेफिसिट है। तो टूर्नामेंट पे एक्स्ट्रा खर्च हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट जाएगा, लेकिन बिल्डिंग में ज़्यादा खर्च हुआ तो फिर उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेके जाना। उतने रुपए की एसेट यहाँ आपकी बनेगी और एक्स्ट्रा मनी आपकी जेब से गया हुआ आप कैश कम करके बताओगे। तो अब आपको क्वेश्चन में आता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो आप यहाँ से माइनस करेंगे। अगर बिल्डिंग बनाने में पैसा खर्च करते हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यहाँ से माइनस होगा। 8.5 लाख रुपए के सामने मान लीजिए मैंने 7 लाख की बिल्डिंग बनवाई, तो मेरे पास जैसे ही मैं 7 लाख की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक एसेट यहाँ पर आ जाएगा बिल्डिंग के नाम से 7 लाख। हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है डोनेशन फॉर एक्टिविटीज एंड डोनेशन फॉर टूर्नामेंट में। जब आप डोनेशन फॉर फिक्स्ड एसेट में, जब आप किसी फिक्स्ड एसेट के लिए मिले हुए डोनेशन का इस्तेमाल उस एसेट को बनाने में करते हो तो फंड से माइनस तो होता ही है, साथ साथ में आपके पास एक एसेट भी बिल्ड होता है, फ्यूचर रियलाइजेबल वैल्यू, इसी की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस भी होगा, लेकिन लायबिलिटी में माइनस करके और एसेट में प्लस करके, एक को कम करके और एक को बढ़ा के आप अपनी बैलेंस शीट नहीं मैच कर सकते। जितना आपने बिल्डिंग बनाने में खर्च किया है उतना आपके कैश से भी माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट चूंकि ऑलरेडी दिया रहता है हमको, तो हमें ये चीज़ दिखाने की नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड। बट यहाँ दिमाग में होना चाहिए, 7 लाख रुपए बिल्डिंग बनाने में खर्च किए तो हमारा कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस 7 लाख से नीचे आ जाएगा। एक एसेट बढ़ेगा, दूसरा एसेट कम हो जाएगा, कंपनसेटिंग इफेक्ट। एक एसेट बढ़ेगा, दूसरा कम हो जाएगा, यहाँ हो गया। अब जितना पैसा मैंने बिल्डिंग बनाने में खर्च कर दिया उतने रुपए से बिल्डिंग फंड मेरा कम हो गया। अब मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है? 1,50,000। तो ये मेरी लायबिलिटी बना रहेगा बिल्डिंग फंड के नाम से। मुझे बिल्डिंग में आगे और काम करवाने हो, वॉशरूम बनवाना हो, एसी लगवाने हो या और रूम्स बनवा के और बिल्डिंग का एडिशन करना, उसमें इस पैसे को मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्लोजिंग बैलेंस 1.5 लाख। अब जितना पैसा मैंने बिल्डिंग बनाने में खर्च किया फंड में से तो माइनस हो गया, यानी कि मेरी लायबिलिटी कम हो गई। लेकिन वो बिल्डिंग जो बनी वो तो मेरी हो गई ना, एनपीओ की बिल्डिंग हो गई ना। अब उसका स्वामी कौन, उसका मालिक कौन? तो उसका मालिक हम। तो चूंकि वो लायबिलिटी अब हमारी एसेट बन गई तो वो हमारे कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा। जो भी अमाउंट कैपिटल फंड का है, देखिएगा ध्यान से, मार्कर की तरफ देखिए, ये यहाँ जो ऊपर माइनस हुआ है वो यहाँ आके प्लस होगा। क्या नाम से?
बिल्डिंग फंड यूज्ड, जितना बिल्डिंग फंड आपने यूज कर लिया उतनी आपकी कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि लायबिलिटी कम हुई, पैसा कहीं बाहर नहीं गया, घर में ही रह गया बिल्डिंग के नाम से। तो ये एक सबसे बड़ा फर्क है। क्या है, नोट करो। जब भी इन फंड्स का इस्तेमाल करोगे तो क्या करना, पहले तो उस फंड से माइनस करना, पहला इफेक्ट। कैपिटल फंड में ऐड करना, दूसरा इफेक्ट। एसेट साइड पर एसेट को दिखाना, तीसरा इफेक्ट। और जितने रुपए का तुमने एसेट एक्वायर किया है, अगर वो कैश में काम हुआ है तो कैश से माइनस करना, चौथा इफेक्ट। कुल मिला के इसके 4 इफेक्ट आएंगे। कहाँ कहाँ से 4 इफेक्ट, फंड से कम करो, कैपिटल फंड बढ़ाओ, तीसरा एसेट बढ़ाओ, चौथा आपके कैश बैलेंस को कम करो, राइट। और बाकी टूर्नामेंट फंड और एक्टिविटीज में ऐसा नहीं होता, वहां पर आपको सीधा फंड से माइनस करना है बस। और कैपिटल फंड में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्यूचर रियलाइजेबल वैल्यू उस एक्टिविटी का 0 है। और अगर मान लीजिए पैसा एक्स्ट्रा खर्च हो गया तो आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा दें। हाँ, अगर मैं यहां पर 9 लाख रुपए की बिल्डिंग बना लेता प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार 8.5 लाख में से 9 लाख खर्च कर दिए तो 50,000 का नुकसान हो गया। नहीं नहीं नहीं, 9 लाख खर्च हुए तो मेरा कैश 9 लाख से कम होगा, मेरी बिल्डिंग 9 लाख की दिखेगी यहाँ पर, यहाँ से 8.5 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे, बिल्डिंग फंड में बैलेंस 0 आ जाएगा, और यहां पर पूरा 8.5 लाख रुपया ऐड हो जाएगा, 8,50,000 पूरा अमाउंट यहां पर ऐड होगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा 50,000 खर्च हुए वो नुकसान नहीं है, क्योंकि वो आपकी एसेट को बढ़ा रहे हैं, दूसरी एसेट को कम कर रहे हैं। कैश कन्वर्टेड इनटू बिल्डिंग। तो मेरा आपसे बहुत हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में कहीं, कि जब एक्टिविटीज में हम बजट से ज्यादा खर्च कर देते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाके लिखते हैं, लेकिन जब हम फिक्स्ड एसेट में बजट से ज्यादा खर्च करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। हाँ, लेकिन अगर कम खर्च करते हैं, बजट से कम खर्च करते हैं, तो दोनों का ही बैलेंस शीट में लायबिलिटी में पड़े रहता है, राइट। तो मेरे पास ये जो 2 चीज़ें आई थी मैंने बताई। अब मैं आपको ज़रूर से आपकी पॉपुलर बुक्स जो भी आप फॉलो करते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि हमारे एनपीओ को एक पेस मिले। अब हमारे पास बाकी ये 2 चीज़ डिस्कस करना, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट और कंज्यूमेबल आइटम्स का ट्रीटमेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज स्टैम्प्स, मेडिसिन, ऐसा कोई भी करंट स्टॉक, करंट एसेट, राइट। कंज्यूमेबल गुड्स जिनका स्टॉक हमेशा बना नहीं रहता, कम ज़्यादा होते रहता है, लॉन्ग टर्म एसेट नहीं होते वो, जैसे रिफ्रेशमेंट आएगा जाएगा, तो कितना रिफ्रेशमेंट खरीदा, कितना वापर लिया, कितना बचा है, ये सब हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगले 2 लेक्चर के बाद आप एनपीओ के सवाल ना केवल खुद करने लगेंगे, बल्कि अपने दोस्तों को बिठा के समझाएंगे भी प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट, हैप्पी संडे।